तो भी बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, 100%? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? एक्टिव है बिल्कुल? तो क्या ना आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए बेटा? चलो ठीक है बेटे, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज द ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर किया था बेटा क्या? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्या किया था बेटा? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें हमने देखा कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका था, सोवियत यूनियन का अस्तित्व खत्म हो चुका था और अब कयास लगाए जा रहे थे कि भाई क्या ये वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड होगा। यूनिपोलर वर्ल्ड मेरा कहने का मतलब बेटे, क्या अब इस वर्ल्ड पे अगर डोमिनेंस रहेगा तो क्या अकेला यूएस का रहेगा? क्या अकेला यूएस का डोमिनेंस रहेगा या फिर कुछ और पावर्स भी निकल के आएंगी? कयास लगाए जा रहे थे क्या ये वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड बन के रह जाएगा जिसमें टोटली डोमिनेंस किसका रहेगा? यूनाइटेड स्टेट्स का। किसका रहेगा? यूनाइटेड स्टेट्स का। तो एक्चुअल में देखो, एक चैप्टर था पहले आपका सिलेबस में था जिसमें यूएस हेगेमनी दिखाया गया था, किस तरह से भाई यूएस डोमिनेट कर रहा था। बट एज पर नाउ करंट सीबीएसई सिलेबस, वो चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। वो चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से क्या बेटे? हटा दिया गया है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में कोई बात नहीं करूँगा। तो हम करते हैं अपनी स्टार्टिंग। जो फिलहाल हमारा चैप्टर है, जो मैंने आपको बताया, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। तो बेटे देखो बड़े ध्यान से, जैसा कि अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, कि भाई डिसइंटीग्रेट हो गया कौन? सोवियत यूनियन। कौन डिसइंटीग्रेट हुआ बेटा? सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका था। सोल पावर किसको माना जा रहा था जी? बताइए, किसको सोल पावर माना जा रहा था कि भाई किसका राज चलेगा अब? दैट इज यूएस का। किसका बेटे? यूएस का था भी कहीं ना कहीं। बट समय बीतने के साथ बदलाव जरूर होता है। समय के साथ बदलाव जरूर होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ कंट्रीज, या मैं कहूँ ग्रुप ऑफ कंट्रीज निकल के आए जिन्होंने इस वर्ल्ड लेवल के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म पे अपनी एक इम्पोर्टेंट इमेज क्रिएट की है बेटा। तो इन्हीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा यूरोपियन यूनियन। क्या स्टार्ट करेंगे? यूरोपियन यूनियन, जिसे यूरोपीय संघ भी कहा जाता है। हिंदी में से क्या बोलते बेटा? यूरोपीय संघ। और सिंपली इसको बोलते ईयू। क्या बोलते बेटा इसको? सिंपली ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो देखो मैं एक बार आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ जी? वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 बेटा खत्म हुआ था 1945 में। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, कहीं भी कोई पॉइंट बेटा समझ नहीं आया ना आप लोगों को, प्लीज उसी टाइम मेरे से पूछ लेना। समझे या नहीं समझे मेरी बात आप लोग? लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ओवर हो चुका था बेटा, और अब एक क्वेश्चन निकल के आया था, व्हाट अबाउट द कंट्रीज ऑफ यूरोप? भाई यूरोप की कंट्रीज का अब क्या होगा? क्योंकि बेटा ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, इसमें यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। उनकी इकोनॉमी क्या बेटा? इस वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिफरेंट रिलेशंस क्रिएट करके चल रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 बड़ा भयानक हुआ था, जिससे इन कंट्रीज की मैं कहूँ इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब क्या इन यूरोपियन कंट्रीज का अब क्या होगा? क्या ये कंट्रीज अपने रिलेशंस दोबारा से फिर से जैसे पहले थे वैसे मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? या नहीं कर पाएंगे? तो बात बेटा 1945 की। कब की बात है बेटा? यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज, मैं कहूँ फ्रांस है, जर्मनी, जैसा आप पीछे मैप में देख पा रहे होगे,
फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है और ना जाने ऐसी और भी दूसरी कंट्रीज। इनकी इकोनॉमीज बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। इनको इकोनॉमीज बिल्कुल क्या हो चुकी थी बेटा, बर्बाद हो चुकी थी। मतलब जो यूरोप का एक नाम होता था ना, दैट इज यूरोपियन कंट्रीज, वो दिक्कत में आ चुका था बेटा। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 ने वो बोलते देखो बेटा, हारने वाले का तो नुकसान होता ही होता है एक वॉर जब चलती है, जो जीतता है नुकसान तो उसका भी होगा। भाई जर्मनी हार चुका है, लेकिन जिन्होंने जर्मनी को हराया था दूसरी कंट्रीज, नुकसान तो उनका भी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन थी तो सारी यूरोप के अंदर ही ना, ये थी या नहीं थी यूरोप के अंदर। तो भाई अब यूरोप का सवाल खड़ा हो चुका था, तो बात आई कि यूरोप को दोबारा फिर से इंटीग्रेट करना है। यूरोप को दोबारा से फिर से क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। समझ रहे या नहीं समझ रहे मेरी बात आप लोग? यूरोप को क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेट करना है। कंफर्म है मेरी बात? तो बेटा 1945 के बाद यूरोप की इंटीग्रेशन का सवाल खड़ा हुआ कि भैया दोबारा से सारी कंट्रीज इंटीग्रेट होंगी, लेकिन समस्या एक और आ गई थी, जो कि चैप्टर 1 में हमने बताई थी आपको। 1945 में क्या स्टार्ट हो चुकी थी? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। क्या स्टार्ट हो चुकी थी? बिटवीन किसके बीच में? यूएस एंड यूएसएसआर, दैट इज यूएस एंड सोवियत यूनियन के बीच में स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब क्या रहेगा यूरोप का? तो यूरोप की हेल्प के लिए सबसे पहले अगर किसी ने आगे हाथ बढ़ाया था वो यूएस ही था। वो कौन था जी? यानी कि अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प देने की शुरुआत की। किसको बेटा? यूरोप को। किसको? ठीक है, कि भाई यूरोप की इकोनॉमी को डेवलप करना है, और ये एक प्लान लेके आए थे। क्या लेके आए थे? एक, और उस प्लान को कहा गया था मार्शल प्लान। क्या कहा गया था बेटे? तो मार्शल प्लान, अगर आपसे कोई पूछे तो मार्शल प्लान बता सकते हो आप क्या है? अमेरिका की तरफ से यूरोप की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, दैट इज व्हाट? मार्शल प्लान। क्या है बेटा? वो मार्शल प्लान कहलाएगा। समझे या नहीं समझे? और यूएस ने तो भाई अपनी एक नई कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक अपना अलायंस बनाया था, जिसको क्या कहा गया था? नेटो। क्या कहा गया था बेटा जी? तो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था इसके अलायंस के अकॉर्डिंग, नेटो के अकॉर्डिंग। तो मार्शल प्लान के अंदर, किसके अंदर बेटा? जो सबसे पहला स्टेप उठाया गया वो उठाया गया था 1948 में। क्या उठाया गया था बेटा? पहला स्टेप 1948 में, और स्थापना की गई, फॉर्मेशन की गई OEEC। किसकी बेटा? बोलेंगे मेरे साथ, किसकी? OEEC। OEEC का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मेरे साथ बताएंगे आप, OEEC की फुल फॉर्म क्या है? बोलना एक बार। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। कब बनाई गई है जी ये? 1948 में। कब बनाई गई बेटा? 1948 के अंदर। क्या चीज के भाई? वेस्ट यूरोप के साथ इन कंट्रीज को चैनलाइज किया जाएगा, इनकी इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा, वेस्ट यूरोप के साथ इनको जोड़ेंगे, और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया ये OEEC नाम का, जहां पर बेटा क्या कहा गया कि वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप की क्या है बेटा? जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में अब एक दूसरे के साथ व्यापार के अंदर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज को लेके एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगी। वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज को लेके क्या करेंगे बेटा? कोऑपरेशन करेंगे। तो OEEC जो कि 1948 में बनाया गया बेटा, उसका मेन मोटिव क्या रखा गया है? वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको चैनलाइज करेंगे, और चैनलाइज करने का मीन्स क्या है बेटे? यहाँ पे जितने भी देश है ये वेस्टर्न यूरोप के, ये आपस में ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके एक दूसरे के साथ क्या करेंगे बेटा? सहयोग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ठीक है, ये सब बातें कब की है? 1948। चलो एक साल आगे बढ़ते हैं, बताइए कौन सा ईयर आ गया है?
1940, वेरी गुड, शाबाश। तो 1949 के अंदर बेटा द काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई। 1949 में क्या बनाई गई बेटा? काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई थी बेटा। और ये लगा लीजिए, अब इसका क्या मोटिव था? अभी तक तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके कोऑपरेशन करना था। इसके अंदर कहा गया कि अब हमें पॉलिटिकली भी एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। तो एक स्टेप फर्दर आ गया है। पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए क्या बना दी गई है बेटा? द काउंसिल ऑफ यूरोप इन द ईयर 1949। इन द ईयर व्हाट बेटा? 1949 में क्या बनाई? एक बार दोबारा फिर बताएंगे आप लोग मेरे को। द काउंसिल ऑफ यूरोप क्या बनाई गई बेटा? काउंसिल ऑफ यूरोप। और किस चीज को मजबूत करने के लिए? पॉलिटिकल रिलेशंस को। किसको बेटा? और ये पॉलिटिकल रिलेशंस भी किनके? वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज है बेटे? वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं। तो आप देख सकते हो जो प्रोसेस स्टार्ट की गई है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया गया है इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का। समझे या नहीं समझे? फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया गया है। तो हम कहीं स्टेप बाय स्टेप क्या ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और फिर इसी तरह समय बीतता गया और टाइम आ गया बेटा 1957। टाइम आ गया बेटा क्या? 1957। और अब एक और चीज नई बना दी गई, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन द ईयर 1957। तो बताएंगे एक बार क्या बनाई गई बेटा 1957 में? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। मेरे साथ बताएंगे क्या बनाई गई 1957 में? वेरी गुड, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई है बेटा जी। और इसके साथ आप देख सकते हैं एक पूरे यूरोप का कॉमन पार्लियामेंट बनाया गया। पूरे यूरोप का क्या बनाया गया है बेटा? एक कॉमन पार्लियामेंट बनाया गया है। तो बेटा सोवियत ब्लॉक टूट चुका था। सोवियत ब्लॉक क्या था? टूट चुका था। और सोवियत ब्लॉक के टूटने के साथ ही यूरोप को फास्ट ट्रैक पे लेके चलना था। यूरोप को कहां लेके चलना था जी? फास्ट ट्रैक पर लेके चलना था। और इसी फास्ट ट्रैक का रास्ता चलता गया। इन द ईयर 91 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो टाइम आ गया था 1992 का। टाइम आ गया था बेटा कब का? 1992 का। फाइनली बनाई गई यूरोपियन यूनियन। क्या बनाई गई बेटा? यूरोपियन यूनियन, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो यूरोपियन यूनियन कब बनी है बेटा? 1992 में। कब बनी है बेटा? तो ये लगा ली जब ये फाइनली यूरोपियन यूनियन बन गई, इसका मोटिव क्या रहा? जितनी भी वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये कंट्रीज आ रही थी, इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, कोऑपरेशन करेंगे जस्टिस पे। कोऑपरेशन करेंगे किस पे? कोऑपरेशन करेंगे अपने आंतरिक मामलों पे। इनके जो पर्सनल होम अफेयर्स है उस पे कोऑपरेट करके चलेंगे। और इन्होंने डिसाइड किया पूरी यूरोपियन यूनियन की, पूरे यूरोप के अंदर ये जो कंट्रीज आ रही हैं वेस्टर्न यूरोप में, इनकी एक सिंगल करेंसी होगी। इनकी क्या होगी जी? एक। तो 1992 में बेटे जो यूरोपियन यूनियन बनाई गई है, क्या बनाई गई है? यूरोपियन यूनियन बनाई गई है। उसका मोटिव रखा गया कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन होम अफेयर्स एंड कॉमन करेंसी एंड कॉमन। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो शुरुआत मार्शल प्लान से हुई थी, जो कि अमेरिका ने स्टार्ट किया था। किसकी हेल्प के लिए बेटा? यूरोप की हेल्प के लिए। और यूरोप में भी कौन? वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी। कौन सी कंट्रीज थी बेटा? वेस्टर्न यूरोप की। तो सबसे पहला स्टेप क्या बनाया गया था बेटा? OEEC इन द ईयर 1948। इन द ईयर 1940, दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना। क्या करना है जी? अगला स्टेप उठाया गया है जी 1949 में। क्या बनाया गया जी 1949 में? आप लोग बता सकते हो क्या? द काउंसिल ऑफ यूरोप। क्या बनाया गया बेटा? कि अभी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी?
अब इसी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक स्टेप फर्दर उठाया गया 1957 के अंदर, जब बनाई गई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक, और यूरोप के ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस चल रही थी, चलते 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 टाइम आ गया 1992 और फाइनली बनाया गया क्या? यूरोपियन यूनियन। क्या बनाई गई बेटा? जिसका एक मोटिव क्या रखा गया कि जितनी भी कंट्रीज रहेंगे यूरोपियन यूनियन के अंदर, कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे का होम अफेयर्स में, और एक कॉमन करेंसी होगी। और एक क्या होगी बेटा? कॉमन करेंसी होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से। एनी डाउट बेटा? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग मेरे से पूछ सकते हो टिल नाउ। एनी डाउट? कंफर्म? तो क्या हम लोग आगे बढ़ जाएं बेटा अपने टॉपिक को लेके? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम। प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 1948 में एंड फाइनली बनी कब है जी? 1992 में। फाइनली बन क्या गई है जी? यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर। और ये लगा लीजिए स्टार्टिंग एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से था। स्टार्टिंग किस चीज से था बेटा? एक, और समय बीतने के साथ ये यूरोपियन यूनियन जो थी ना बेटा, एक पॉलिटिकल फॉर्म बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी बेटा? एक पॉलिटिकल फॉर्म बन चुकी थी। तो ये लगा लीजिए इस यूरोपियन यूनियन के अंदर काफी सारी कंट्रीज थी, डिफरेंट कंट्रीज थी। तो उन डिफरेंट कंट्रीज को अगर हटा भी दूं ना मैं, यूरोपियन यूनियन अपने आप को ही एक बड़ी सी कंट्री मानने लगी थी। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो बेटा? यूरोपियन यूनियन के अंदर डिफरेंट कंट्रीज है, लेकिन ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि यूरोपियन यूनियन अपने आप को क्या बेटा? एक सिंगल कंट्रीज की तरह एक्ट करने लगी थी कि एक बड़ा सा देश। कौन? यूरोपियन यूनियन, दैट इज ईयू। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, एक कोशिश और की गई थी, मजेदार बात बताता हूं। कॉमन करेंसी इन्होंने अपना ली थी जी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉमन फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश की थी कि भाई इस ईयू के अंदर, इस यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनका क्या बनाया जाए जी? एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाया जाए जी? एक। लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया था। ये अटेम्प्ट क्या हो गया था बेटा? देखो ऑब्वियस सी बात है, अटेम्प्ट तो फेल होना है। भले ही देखो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, रीजनल वेरिएशंस जरूर आती है बेटा। रीजनल वेरिएशंस क्या जरूर आती है। हर किसी की अपनी एस्पिरेशन है, हर किसी के अपने गोल्स हैं, अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस हैं बेटा। तो शायद उनसे कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए। हर एरिया के लोगों के अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। तो जरूरी तो नहीं बेटा हर किसी के व्यूज, आइडियोलॉजी एक जैसी हो। तो यही कुछ कारण रहे थे जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया था। ये अटेम्प्ट फेल हो चुका था। हाँ, वो अलग बात है, यूरोपियन यूनियन का अपना एक अलग से फ्लैग बनाया गया। ईयू का अपना क्या बनाया गया? एक अलग से फ्लैग। बहुत ध्यान से सुना, इसके अंदर जितनी कंट्रीज हैं बेटा, ईयू के अंदर जितनी कंट्रीज हैं उनका अपना फ्लैग है एक रेस्पेक्टिवली, लेकिन ईयू का एक सिंगल फ्लैग। ईयू का क्या है जी? एक सिंगल फ्लैग। हर कंट्री का अपना एक एंथम है, नेशनल एंथम है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का एक अलग से एंथम बनाया गया है। समझे या नहीं समझे? और हर साल इसकी फाउंडिंग डेट को, जिस डेट को इसकी स्थापना की गई, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है बेटा जी? और मैंने बता दिया, करेंसी तो कॉमन है ही जी, करेंसी तो कॉमन। तो कोई मेरे को बता सकता है यूरोप की कॉमन करेंसी कौन है? क्या नाम इस करेंसी का? हाँ जी? नहीं, बोलिए। नो, वेरी गुड, शाबाश, आप बोलिए। यूरो। वो कॉमन करेंसी क्या है जी? यूरो बनाई गई थी। कंफर्म है या नहीं है? कंफर्म, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन बेटा जब से ये बनी, इसने कोशिश किया कि अपने एरिया को अब एक्सटेंड करना है। अपने एरियाज को क्या करना है? अब एक्सटेंड करना। मीन्स व्हाट? नए मेंबर्स को जोड़ना है। किसको जोड़ना है जी? नए मेंबर्स को जोड़ना है।
समझे। और खास तौर से नए मेंबर्स पता कौन, वो मेंबर्स जो कि सोवियत ब्लॉक से अलग हुए थे, वो मेंबर्स जो किससे अलग हुए थे जी, दैट इज सो कॉल्ड रशिया के आसपास लगते हुए देश में कहूं। भाई वेस्टर्न यूरोप तो क्या ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के अंदर आ ही गया बेटा। तो ईस्टर्न यूरोप कौन है, जो एशिया से सटकता हुआ, थोड़ा सा रशिया से जुड़ता हुआ। आज के पॉलिटिकल मैप में अगर देखा जाए वर्ल्ड के, रशिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं, लाइक हम ले सकते हैं नाम एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये वो कंट्रीज थी जो किससे अलग हुई थी, सोवियत ब्लॉक से अलग हुई थी। किससे अलग हुई थी बेटा, तो ईयू ने सोचा कि भाई ये जो नई कंट्रीज है जो कि सोवियत ब्लॉक से अलग हुई हैं, इनको हमारे साथ जोड़ा जाए, इनको हमारे साथ क्या जी, जोड़ा जाए। अगर देखो मैं पुराने कुछ मेंबर्स के नाम लूँ ना बेटा, पुराने मेंबर्स के मैं अगर नाम लेता हूं, सो इसका क्या बोलते, सॉरी, यूरोपियन यूनियन के अंदर डेनमार्क है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन है, आयरलैंड है। समझे या नहीं समझे, ये कुछ पुराने मेंबर हैं जो शुरू से ही किसके अंदर रहे हैं बेटा, यूरोपियन यूनियन के अंदर है। लेकिन बाद में फिर वही बात, ईस्टर्न यूरोप से जो कंट्रीज आई हैं वो फिर इसके अंदर जुड़ गए, लाइक लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये कुछ नए मेंबर्स जुड़े, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी कंट्रीज हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कंफर्म है। तो इन्होंने क्या सोचा, ईयू ने, कि अपने एरिया को क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे। और एक्सटेंड कैसे हो सकता है, जब नई नई कंट्रीज इनके साथ जुड़ जाए, जब नई नई कंट्रीज इनके क्या बेटा जी साथ जुड़ जाएं। तो फिर बहुत ध्यान से मैं आगे बताऊं, अगर यूरोपियन यूनियन की, ईयू की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात की जाए, बहुत ध्यान से, मैंने कहा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो बेटा वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे है, आफ्टर, वेरी गुड, शाबाश, आफ्टर किसके, यूएस के। नंबर 1 है यूएस, तो यूएस के बाद अगर कोई है तो कौन, यूरोपियन यूनियन। कौन है बेटा, अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, वर्ल्ड इकोनॉमी में ईयू का जो पार्टिसिपेशन है, दैट इज जीडीपी, जो दैट इज $17 ट्रिलियन, 17 ट्रिलियन। और ये आंकड़े जो बताए गए हैं 2016 के बताए गए हैं। कब के बताए गए हैं बेटा, 2000। नंबर 1 रहा है कौन, अमेरिका, दैट इज यूएस। उसके बाद अगर कोई सेकंड नंबर था इकोनॉमी में, दैट इज व्हाट, यूरोपियन यूनियन। और कितना मैंने बताया बेटा, $17 ट्रिलियन। कितना बताया बेटे, $17 ट्रिलियन। समझे या नहीं समझे। और फिर वही बात, वर्ल्ड में इसका जो ट्रेड शेयर है ईयू का, वो भी बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड में ट्रेड शेयर जो है, व्यापारिक जो ये संबंध बनाए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो भी बेटा बहुत हाई लेवल पे है। कंफर्म है या नहीं है, कंफर्म। तो कहीं ना कहीं यूएस की मैं बात करूं, और साथ के साथ एक और पावर है चाइना, उनके लिए ये खतरा पैदा कर गया। वो बोलते ना, जिन्होंने शुरुआत की इसको बनाने की, किसने, यूएसए ने, उसके लिए ही खतरा बन गया, नहीं बन गया। देखो ठीक है, शुरुआत कर दी थी, मार्शल प्लान आया था, लेकिन अब ऐसा इतना एक्सपेंड हुआ, इतना एक्सपेंड हुआ कि इसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इसके ट्रेड रिलेशंस लगातार मजबूत होते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग इफेक्ट फील कर रहा था कौन, यूएस। कौन जी, समझे या नहीं समझे। और ये लगा लीजिए, इसका जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था बेटा, जो इसके क्लोजेस्ट मेंबर्स थे ना, इसके आसपास की जो कंट्रीज थी, एज वेल एज कहाँ, एशिया एंड अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर भी इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हुआ है। यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस ना केवल यूरोप तक सीमित रहा बेटा, बल्कि कहाँ, एशिया एंड अफ्रीका तक गया है, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज तक गया है बेटा जी। और फिर बड़ी बड़ी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं, लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां पर भी ईयू का, यूरोपियन यूनियन का काफी सारा पार्ट है, काफी सारा इन्वेस्ट कर रखा है। आफ्टर किसके, यूएस, आफ्टर किसके बेटा। और फिर वही बात, ये तो मैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बता रहा हूं आपको। ईयू का जो है पॉलिटिकल एज वेल एज डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी जबरदस्त रहा है।
पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी क्या रहा है जी, जबरदस्त रहा है। इसका एक मेंबर मैं बात करूंगा, ईयू का एक मेंबर, दैट इज फ्रांस। दैट इज व्हाट ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें परमानेंट मेंबर कौन है जी, फ्रांस है। कौन है जी, समझे या नहीं। और साथ ही साथ जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें भी यूरोपियन यूनियन की काफी सारी कंट्रीज हैं, उसमें भी यूरोपियन यूनियन की क्या है जी, काफी सारी कंट्रीज हैं। तो मैं कहूं कहीं ना कहीं यूएस की जो पॉलिसीज थी या यूएस की जो पॉलिसीज चल रही हैं, उनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा बेटा, यूरोपियन यूनियन कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि देखो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में इनका एक परमानेंट मेंबर है, प्लस में बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। तो यूएस की पॉलिसीज के लिए एक चैलेंज निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उससे अलग चीज क्या जी, बड़े ध्यान से सुनना, मिलिट्री पावर की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं जी, मिलिट्री पावर की मैं बात करता हूं। सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड की ईयू की कंबाइंड मिलिट्री पावर। ईयू की दैट इज यूरोपियन यूनियन के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज है ना बेटा, उनकी सभी की आर्मी जब एक साथ मिलाई गई तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी बनी है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी बनी है। समझे या नहीं समझे। तो पहले पे कौन है जी, यूएस। पहले पे कौन है, यूएस रहा है। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है। और इससे अलग एक और चीज, इसके एक और मेंबर का नाम जो अभी 2 मिनट पहले लेके आया मैं, फ्रांस। न्यूक्लियर वेपन उसके पास लगभग 335 न्यूक्लियर वेपन्स। कितने हैं जी, लगभग 335 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। समझे या नहीं समझे। और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में अगर यूरोपियन यूनियन का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो आफ्टर यूएस सेकंड नंबर पे है। आफ्टर यूएस की कौन से नंबर पे बेटा, ये सेकंड नंबर पे है। तो मैं कहूं एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। कौन, यूरोपियन यूनियन। क्या बनी है, एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है। कंफर्म है। तो देखो देयर आर ऑलवेज टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था भाई, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बताता है ना, तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या कमियां जरूर होती हैं भाई। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब जो इसकी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज कुछ फॉरेन रिलेशंस को लेके या कुछ दूसरी पॉलिसीज को लेके आपस में इनके विचार नहीं मिल पाते। आपस में इनके विचार क्या बेटा, नहीं मिल पाते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा इसी में, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था टोनी ब्लेयर। क्या जी, अमेरिका ने जब इराक पे इन्वेड किया था, आक्रमण जब किया था, किसने, अमेरिका ने इराक पे जब आक्रमण किया तो टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का साथ दिया। टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का क्या दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे कहां के, इंग्लैंड, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम के। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो विलिंग था ये, चलो ठीक है, यूएस का कोलिशन था, कई सारे देशों ने मिलके इराक के ऊपर इन्वेड किया था, ठीक है या नहीं, ठीक है। लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो थे, कौन बेटा, उन्होंने इस चीज को मना किया था कि भाई देखो यूएस जो इराक पे अटैक कर रहा है ये सही नहीं है। तो देखना इसका एक मेंबर तो उसका साथ दे रहा है, बाकी 2 मेंबर मना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि भाई देखो ये अटैक सही नहीं है। समझे। अब एक और अगला एग्जांपल दूं भाई मैं, बहुत ध्यान से, कि भाई यूरोप का जो इंटीग्रेशन का जो एजेंडा था उस पे भी थोड़े से सवाल उठ के आए थे। ये क्या कर रहे थे, अपने एरिया को एक्सपेंड करने की बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे ये लोग कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ शामिल किया जाए। तो इसी में आगे मैं एग्जांपल दूंगा ब्रिटेन का ही, यूनाइटेड किंगडम में कहूं, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी, दैट इज मार्गरेट थैचर। कौन बेटा, मार्गरेट थैचर थी। उसने अपने आप को यूके से, सुनना बहुत ध्यान से, यूके जो है दैट इज यूनाइटेड किंगडम, उसने अपने यूके को आउट कर लिया, किससे, यूरोपियन मार्केट से। किससे आउट कर लिया कि भाई यूरोपियन मार्केट में हमें रहना ही नहीं है, हम नहीं करेंगे यहां पर बाप प्यार। भाई डेनमार्क का मैं नाम लेता हूं, स्वीडन का नाम लेता हूं, इन्होंने मास्ट्रिच ट्रीटी जो हुई थी ना उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अब कहोगी जी मास्ट्रिच ट्रीटी है क्या, मार्शल प्लान जो किया गया था ना
वो maastricht ट्रीटी के आधार पर ही किया गया था बेटा। और इसका विरोध किया था किसने? स्वीडन एंड डेनमार्क ने, स्वीडन एंड डेनमार्क ने। और लेकिन फिर अब इनको ही ये अपना रहे हैं, इनको ही ये अपना रहे हैं। तो इस बात को लेके भी देखो क्या विवाद हुआ था। लेकिन फिर वही बात देखो, ये छोटी मोटी कहानियां तो चलती रहती हैं। अगर ओवरऑल एक कंक्लूड किया जाए बेटा यूरोपियन यूनियन का, यूएस के बाद, किसके बाद बेटा? यूएस के बाद, चाहे आप पॉलिटिकली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, डिप्लोमेटिकली बात करें, या मैं कहूँ मिलिट्री पावर की बात करें, वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग पड़ती है। समझे या नहीं समझे मेरी बात? आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके बताए बेटा मैंने आपको। मैंने कहा यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड और यहाँ भी सेकंड है। तो फर्स्ट जो है क्या बेटा? फर्स्ट कौन है? यूएस। तो समझ रहे हो वो क्या चीज होगी, है क्या नहीं? लेकिन फिर वही बात, ठीक है फर्स्ट है, लेकिन एक यूनिपोलर वर्ल्ड वाली जो बात चली थी, भाई दबदबा उसी का रहेगा, उसके सामने भी चैलेंज करने वाले खड़े हैं या नहीं है? कि भाई नहीं, मानते हो हर चीज में नंबर 1 है आप, लेकिन नंबर 2 हम भी हैं, नंबर 2 हम भी हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को आप अकेले डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे आप अकेले अपना हक नहीं जमा सकते हैं। डिसीजन हमारे भी होंगे, डिसीजन क्या बेटा? हमारे भी होंगे। तो ऐसी ही एक फॉर्म निकल के आई, दैट इज यूरोपियन यूनियन बेटा। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आज की इस क्लास में बेटे मैंने आपको जो ये टॉपिक करवाया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ नहीं आई हो, आप लोग बता सकते हैं मेरे को बेटा? एनी डाउट बेटा? कोई भी डाउट है किसी भी तरह का? तो बेटे एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। घर जाके अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, घर जाके क्या अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। और किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना। और फिर वही बात, डाउट 2 तरह के इंसानों को कभी नहीं आते हैं। एक तो वो जो टॉप क्लास लेवल का है, क्योंकि उसको सब कुछ आता है, और एक वो जो पढ़ता ही नहीं है, जो पढ़ता ही नहीं उसको भी कोई डाउट आएगा नहीं, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है कुछ। तो पढ़ने वाले बच्चे को वो क्या आएगा जी? डाउट जरूर आएगा। तो मेरे हिसाब से आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी के हैं बच्चे, कौन से टॉप वाले हैं, ठीक है बेटा? तो घर जाके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटे। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।